बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप सब तक पहुंच सके। मैं शहर में रहा करती थी। मेरी शादी जब से गांव में हुई थी मेरी ज़िंदगी में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। पहला हादसा तो ये हुआ कि मेरा शौहर मुल्क से बाहर कमाने की गर्ज से चला गया। अब मैं घर में अकेली थी। भरे ससुराल में मुझे कोई पहचानने वाला, सहारा देने वाला कोई भी ना था। मैं बस अपनी मदद आप चल रही थी। एक रात का जिक्र है, मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। यह आवाज़ इतनी वाज़ेह थी कि मेरे जहन पर एक खौफ सवार हो गया। उसके बाद मैं सोने लेटी, मगर फिर भी मेरा दिमाग खौफ के ज़ेर असर था। फजर तक मुझे नींद न आई। उसके बाद न जाने कब मेरी आँख लगी। 1 घंटा सोई हूँ कि सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। बहू, अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ी। मुझे तो सोए हुए अभी 1 ही घंटा हुआ था। मैं आंखें मलती बाहर आई। वो मेरी सुर्ख आंखें देखकर हैरान रह गईं। क्या हुआ है बेटी, सब खैरियत तो है? तब मैंने उन्हें सब बता दिया कि रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। हाँ बेटी, ये घर ही इतना बड़ा है कि अच्छे खासे इंसान को डर लगने लगता है। तुम ऐसा करो, कल से अपनी नन के कमरे में सो जाओ, आखिर वो तुम्हारी बहनों की तरह है। सास की ये बात मुझे अजीब सी लगी। अपनी बेटी की बजाय वो उसे मेरी नंद कह रही थी। अच्छा अम्मा, ठीक है, मैं कल से सारिया के कमरे में सो जाऊंगी। मैंने खुशदिली से सर हिला दिया और आकर नाश्ता बनाने लगी। अभी तक सारिया सोकर नहीं उठी थी। अम्मा ने उसे जगाया। हम सब ने नाश्ता किया और फिर वो कॉलेज चली गई। दिन भर में यही सोचती रही कि रात भर वो आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थी। मैंने उस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। शाम हुई तो मैं ये भूल भाल गई थी, मगर रात को सोने से पहले मुझे याद आया कि अम्मा जी ने मुझे सारिया के कमरे में सोने का कहा था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर नागवारी के असरात थे। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? अम्मा जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। मैंने सारिया से कहा, भाभी आपको मैं अपने कमरे में नहीं सोने दे सकती। मैं रात देर तक पढ़ती हूँ, कमरे की बत्ती चलती रहती है, आपको नींद नहीं आएगी। सारिया की बात पर मैंने उसके हाथ थाम लिए। नहीं सारिया, कोई बात नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर तरह के माहौल में सो लेती हूँ, बस अपने कमरे में मुझे डर लगता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरी बात पर सारिया ने एक बार फिर मुँह बनाया और बोली, ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाइएगा। नहीं सारिया, मैं आज भी अपने कमरे में नहीं सो सकती। कल रात को मैंने ये अजीब सी आवाज़ें बाहर वाली राहदारी में सुनी। उसके बाद से मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपने कमरे में जाकर सोऊं, और मैं वादा करती हूँ तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर वगैरह लाकर सारिया के कमरे में डाल दूँ। लेकिन मैं कंबल वगैरह लेकर वापस आई तो सारिया दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, मगर रात भर वही होता रहा। अजीब सी आवाज़ों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया था। अगली सुबह सास ने पूछा तो मैंने वही शिकायत कर दी। उनसे कहा कि सारिया ने मुझे अपने कमरे में जगह नहीं दी। सास ने सारिया को डांट दिया और बोला, कल से तुम इसे अपने साथ चलाओगी, मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब सारिया के पास कोई और बहाना नहीं था। रात को उसके कमरे में मैंने अपनी जगह बना ली और कंबल तान कर सो गई। रात का न जाने कौन सा पहल था कि सारिया को प्यास लगने लगी। उसने मुझे हिलाकर जगाया और बोली, भाभी बात तो सुनिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ऐसा करें, मेरे लिए जाकर एक गिलास पानी ले आएं, बहुत प्यास लग रही है, तबीयत में घुटन महसूस हो रही है। सारिया की बात सुनकर मैं फ़ौरन घबरा गई। क्या हुआ सारिया, तुमने रात को क्या खाया था? भाभी डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं। जाइए, मेरे लिए जाकर पानी ले आएं। सारिया ने कहा तो मैं शर्मिंदा सी होकर उठ खड़ी हुई। दरवाजे से बाहर जाते मैंने देखा सारिया गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी। खैर, मैं पानी लेने चली गई। पानी लेकर जैसे ही मैंने दरवाजे पर आकर दरवाज़ा बजाया तो ये देखकर हैरत की इंतहा ना रही कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। सारिया दरवाज़ा खोलो, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी? मैंने हल्की सी आवाज़ में घर में, ताकि शोर ना हो, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई तमाशा हो, इसीलिए खामोशी से हल्की हल्की दस्तक देती रही, मगर सारिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी तो जैसे खौफ के मारे जान ही निकल गई। रात के अंधेरे में घर भी इतना खुला था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए मुझे डर लग रहा था, मगर क्या करती। पूरे 10 मिनट सारिया के कमरे के बाहर खड़ी रही, मगर उसने जवाब नहीं दिया। मजबूरी में डरते डरते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में पहले से मौजूद है। मैंने बाहर की रोशनी चलाई, अच्छी तरह अपने कमरे में देखकर अंदर गई
और फिर दरवाजे को कुंडी लगाई, बेड पर लेट गई। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मेरी शोर से आँख खुल गई। बिल्कुल वैसा ही शोर मुझे दोबारा अपने कानों में महसूस हुआ तो घबराहट सर पर तारी हो गई। डर के मारे मैं अपने बिस्तर में ही दबी रही। काफ़ी देर गुजर गई, शोर आना बंद हो गया। अब मुझे इत्मीनान था। मैं वापस सोने के लिए लेट गई और सुबह को मेरी आँख खुली, मगर अब मैंने तहैया कर लिया कि सारिया की इस चालाकी में नहीं आऊँगी। आखिर को वो मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं देती। मैंने ना सास से गिला किया और ना ही सारिया से इस बात का कोई शिकवा किया, लेकिन फिर रहा ना गया। हल्का सा जिक्र किया, यहाँ तो सारिया उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़ी। भाभी, रात को मैंने आपको पानी लेने भेजा था, उसके बाद न जाने आप कहाँ चली गईं। मैं आपका इंतज़ार करती रह गई। सारिया की बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। लोग भी कितने मुनाफिक और झूठे होते हैं। खैर, क्या कह सकते हैं। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अगली रात मैं फिर सारिया के कमरे में सो गई। रात को वही तमाशा हुआ। उसने मुझे पानी के लिए जगाया और मैंने सारिया से वादा लिया कि वो दरवाज़ा बंद नहीं करेगी, लेकिन उसने फिर वही हरकत की, दरवाज़ा बंद कर दिया। और जब मैं आई तो मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सारिया को पानी देने नहीं उठूंगी। अगले दिन मैंने खुश असलूबी से काम लिया, सारिया से किसी बात का गिला नहीं किया। उसी तरह दिन गुजर गया। रात को मैं उसके कमरे में सो गई। रात के ठीक 2-3 बजे उसने मुझे वैसे ही जगा दिया। बोली कि भाभी, घबराहट हो रही है, मेरे लिए ज़रा पानी तो लेकर आओ। मगर अब की बार मैंने आंख नहीं खोली। सोने की भरपूर अदाकारी की। बहुत देर तक उसने मुझे जगाने की कोशिश की, मगर मैंने भी आंख ना खोली। वो समझ गई कि मैं उठने वाली नहीं हूँ। फिर उसने मुझे 2-3 बार ऊंची आवाज़ में पुकारा। मैंने जवाब ना दिया तो उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ। तब वो धीरे से बैठी, अपने कमरे की अलमारी खोली, जिसकी चाबियाँ उसने अपने पास ही रखी हुई थी। उसने एक पोटली से निकाल ली, एक नज़र दोबारा मुझ पर डाली और फिर अपने कमरे की खिड़की खोली। पहले इधर उधर देखती रही, फिर उसने खिड़की में से छलांग लगा दी और बाहर को चली गई। ये देखकर मेरे तो ठंडे पसीने छूट गए। या खुदाया, ये जवान लड़की रात के वक्त कहाँ जा रही है। उसे कुछ तो मालूम होना चाहिए कि ये घर की इज्जत है। उसके भाई परदेश कमाने गए हैं ताकि अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, और उसे देखो क्या चक्कर चला रही है। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर अपनी सास को बता दूं कि सारिया आधी रात को किसी से मिलने गई है, मगर फिर सोचा कि इसमें हम सभी की बदनामी है। पहले मैं सारिया को खुद समझा कर देखूंगी। मैं अभी बिस्तर में लेटी ही थी कि दोबारा खिड़की खुलने की आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की बंद भी नहीं की थी। शायद मैं बहुत डर गई थी कि सारिया की वजह से खामोशी लेटी रही। देखा तो सारिया कमरे से अंदर आ रही थी। उसने वो गठरी वैसे ही अलमारी में बंद की और फिर चाबी अपने पास रखकर सो गई। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। सारिया तो बड़ी ही दीदा दलील निकली थी। अब मेरी समझ में आया, सारिया मुझे रात को पानी पीने के बहाने से बाहर क्यों भेजती थी। खैर, मैं चुप हो गई। मेरे हाथ में एक सिरा तो आ ही गया था। अगले दिन सारिया के कमरे में सोने से पहले मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो रात को मुझे जगाया ना करे। मेरी नींद में खलल पड़ता है। अगर पानी पीना है तो खुद जग में डालकर यहाँ रख ले। बल्कि मैंने खुद ही पानी डालकर उसके टेबल के पास रख दिया। अब सारिया के पास कोई बहाना नहीं था कि वो मुझे जगा दे। रात के उस पहर वो अपने बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। मैं मुकम्मल पुल अलर्ट हो चुकी थी। मेरे कान उसकी आहट पर लगे हुए थे। उसने बिल्कुल वैसे ही खिड़की खोली और बाहर कूद गई। मैं हैरत से उसे जाता देखती रही। फिर मुझसे सब्र ना हुआ। मैं भी धीरे से उसके बेड से उतरी और सारिया की तरह खिड़की से कूद गई। उस खिड़की की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी। ये घर की पिछली तरफ खुलती थी। मेरे पाँव में जूते नहीं थे। एक पाँव में बहुत चुभन हो रही थी। आसपास कांटे और छोटी चीज़ें मेरे पाँव में चुभकर उस सफ़र को तकलीफदा बना रही थी। मगर सारिया का शायद पहले से इंतज़ाम कराई थी, वरना वो इतनी तेज़ रफ्तारी से ना चलती। मैं देख रही थी सारिया काफ़ी तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे की जानिब बढ़ रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। अगरचे मुझे डर लग रहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी नंद इतनी बहादुर और दलील हो सकती है तो मुझे क्या मसला है, जबकि मैं तो सच और हक की तलाश में जा रही हूँ। इस घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ। थोड़ी दूर जाकर सारिया ने पीछे मुड़कर देखा, मगर खुदा का शुक्र कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। ये एक पुराना सा बाग था। सारिया ने छोटी सी बार उबूर की और अंदर चली। वहाँ जाकर उसने न जाने क्या किया। वो ज़मीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लगी। मेरे तो पाँव में से जान निकलती महसूस हुई। मैंने और कुछ न किया और उल्टे कदम वहाँ से वापस आ गई। अभी तो अब मैं सोचने लगी कि सारिया को काबू कैसे करूं। तभी बैठे बैठे मेरे जहन में ये एक ख्याल आया। मैं सारिया से सारी हकीकत जानना चाहती थी। चूँकि घर के सारे दरवाजे बंद होते, इसलिए सारिया के आने और जाने का वाहिद रास्ता खिड़की था। मैंने वो खिड़की जहाँ से सारिया निकल कर बाहर भागी थी, उसे अंदर से बंद कर दिया और खुद पास ही बैठ गई।
मैं सारिया के आने का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 1-2 घंटे बाद मुझे सारिया के आने की आहट हुई। मैं चौंकनी होकर बैठ गई। सारिया ने हल्के से खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर खिड़की अंदर से बंद थी। तभी मैंने सरगोशी की आवाज़ में कहा, सारिया, मुझे सारी हकीकत का अंदाज़ा हो गया है तुम्हारी, लेकिन जब तक मुझे तुम पूरी बात नहीं बताओगी, मैं खिड़की नहीं खोलूँगी। सुबह तक तुम घर से बाहर रहोगी, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे उसका अंदाज़ा है, तुम्हें खुद लगा लो तुम इस बात का अंदाज़ा। मेरी बात पर सारिया को गुस्सा आ गया। भाभी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है, बहुत सर्दी लग रही है। सारिया की जल्दबाजी बता रही थी कि वो अभी खौफज़दा है, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं खिड़की नहीं खोलूँगी जब तक वो मुझे सारी बात ना बता दे। भाभी, तुम एक बार खिड़की तो खोलो, अंदर आकर तुम्हें सारी हकीकत बताती हूँ। अब वो मेरी मिन्नतें करने लगी। फिर मैंने उससे कसम ली कि वो मुझे सारी बात सच-सच बताएगी। तब मैंने खिड़की खोल दी। वो हड़बड़ाती हुई खिड़की से अंदर दाखिल हुई और मुझे गुस्से से देखने लगी। भाभी, खुदा का खौफ करो, तुम मुझ पर शक करोगी। मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। मुझे अपने भाइयों की कमाई का एहसास है, मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। ये कहते हुए सारी अलमारी की तरफ बढ़ी और वही गठरी वहाँ से रखने लगी। मैंने गठरी इससे हाथ से छीन ली। तुम मुझे सारी बात बताओ जैसे कि तुमने वादा किया था, वरना मैं अम्मा जान को सब बता दूंगी। मेरी धमकी पर वो डर गई। अच्छा भाभी बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। गठरी में क्या है ये भी दिखा दूंगी। मैं हमतन गोश हो गई। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला साल था। पहले ही दिन लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की। आप तो जानती हैं मैं बात बात पर डर जाती हूँ। शायद मेरी यही मासूमियत एक वडेरे के बेटे को पसंद आ गई। बस फिर क्या था, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने उससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं जहाँ भी जाती वो मुझे पहले से वहीं खड़ा मिलता। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो शिकारी और मैं उसका शिकार हूँ। अब मैं जितनी भी कोशिश कर लेती उससे बचकर ना जाती। एक दिन मैंने उससे मिन्नत की कि खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे भाई परदेस में हैं, वो मेरे लिए रुपए कमाते हैं, मुझे फीस भेजते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कॉलेज में आकर ऐसी हरकतें करूं। मेरी बात पर वो खूब हंसने लगा। मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे एक मुलाकात करनी होगी ताकि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। फिक्र ना करो, मैं किसी अकेली तन्हा जगह पर तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एक बड़े से होटल में तुम आ जाओ जहाँ सब लोग खाना खाते हैं। वहाँ मुझसे मिलो, बात करो, मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगा। मैं तुमको माकूल आदमी ना लगा तो भले मुझे छोड़ देना, मैं कुछ भी ना कहूँगा। मुझे उसकी ये तजवीज़ पसंद आई। सोचा कि शायद एक बार वो मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद हो। मुकर्ररा दिन पर मैं उसी होटल में चली गई जहाँ उसने मुझे बुलाया था। मैं इसलिए भी बेफिक्र थी कि उस होटल में मैं पहले भी जा चुकी थी। अक्सर यहाँ पर 200-300 लोग बैठे होते थे, सो डर वाली कोई बात नहीं थी। हमने होटल के दूसरे फ्लोर पर मिलना था जहाँ पर तकरीबन 300-400 कुर्सियाँ और मेज़ लगे होते। मुकर्ररा वक्त पर मैं मुनीब के साथ वहाँ पहुँच गई। मैंने मुनीब से कहा कि हम नीचे ही बैठकर बात कर लेते हैं। वो कहने लगा, वो फिर ज़्यादा लोग होंगे, तुम्हारा आरामदेह रहोगी। यहाँ तो 2-4 लड़के ही बैठे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी इज्जत को बाज़ारों में रुसवा करूँ। उसकी ये फिल्मी लाइन मुझे बड़ी पसंद आई। खैर ऊपर जाकर मैंने देखा वहाँ पर पूरा हॉल खाली था। एक भी आदमी वहाँ पर ना था और दरवाजे पर भी कोई ना था। अब मुझे डर का एहसास हुआ। मैंने मुनीब से कहा, तुम ये मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या तुमने ये हॉल बुक करवाया है? मुनीब ने हाँ में सर हिला दिया और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। तुम मुझे इसलिए यहाँ लाए हो? मैंने गुस्से और नफरत से उसे देखा। उसने मुझे आगे बढ़कर रुसवा करने की कोशिश की तो मैंने उसके मुंह पर थूक दिया। इस बात पर वो गुस्से से तलमला उठा। मैं जल्दी से बाहर भागी। दरवाज़ा खोलकर एक कदम आगे ही रखा था कि उसने मुझे बाजू से खींचकर अंदर करना चाहा। इतने में एक लड़का वहाँ आ गया। न जाने कैसे वो फरिश्ता बनकर ऊपर आया था। उसने मुनीब का गिरबान पकड़ा और मुझे उसके तसल्लुत से आज़ाद करवाया। मैं उसकी शुक्रगुजार हुई और उसका शुक्रिया अदा करती नीचे आ गई। मुनीब की नीयत पता चलने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर इसने मुझे इतना नीच और घटिया क्यों समझ लिया? क्या इसमें मेरी कोई गलती थी? यही बातें सोचती मैं घर आ गई। उस दिन मेरा कॉलेज में दिल नहीं लगा। अपने उस मोहसिन के बारे में सोच रही थी कि जिसने मुझे मुनीब के अजाब से बचाया था। खैर 3 दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता था और ये कि उसे मेरे और मुनीब के मामलात का भी पता था। तभी वो मेरा छुप छुप कर पीछा करता था। जब ये बात मुझे मालूम हुई तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हुई। उसका नाम एहसान था। मैंने उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया। मुझे एहसान की ये बात भी पसंद आई कि उसने मिलने पर भी मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं किया और खामोशी से मेरा हक अदा कर दिया। खैर उस बात की जल्द खबर ही मुनीब को हो गई। मुनीब असर रसूख वाला लड़का था।
उसने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए एहसान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बस में होता तो वो इसकी जान ले लेता, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। यहाँ तक कि हमारा आखिरी साल आ गया। अब मुनीब ने अपनी कमीनगी दिखाना शुरू कर दी। पूरे साल की मेहनत का अजर हमें मिलना था, जब हमारे एक प्रोफेसर ने एहसान को एक ऐसा तजुर्बा करने को दे दिया जिसे हमारे लिए करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मुनीब ने अपने असर रसूख से ऐसा जाल बिछाया कि एहसान कम से कम इस तजुर्बे में फ़ेल हो जाए और उसे प्रोफेसर के सामने ज़िल्लत उठानी पड़े। इस तजुर्बे के लिए हमें इंसानी हड्डियों से ढांचा बनाना था, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ से मिलेगा। एहसान ने बहुत कोशिश की, मगर मुनीब के असर रसूख की वजह से ये भी मुमकिन ना था। कॉलेज के आसपास इसकी जान पहचान बहुत थी, इसलिए एहसान को हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में मैंने उसका साथ देने की ठान ली, क्योंकि उसने ऐसे वक्त पर मेरी मदद की थी जब मैं बिल्कुल बेबस थी। तब मैंने पुरानी कब्रों की तलाश शुरू कर दी। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पास ही जो बाग है वो जिन्नों और भूतों के हवाले से मशहूर भी है, और वहाँ पर इंसानी ढांचे अक्सर पड़े नज़र आते हैं। इस बात ने मुझे हिम्मत दी। तभी मैं दिन को तो ये काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये जगह भी कॉलेज के पास है। मुनीब की नज़र पड़ती तो वो मेरे लिए अलग मुश्किल खड़ी कर देता, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम रात के अंधेरे में करूं। मैं दिन को जगा कर तौहीन कर लेती और रात को वहां जाती। आज कुछ आखिरी चीज़ें रह गई थी जो मुझे मुकम्मल करनी थी। ये देखो, अब सब कुछ पूरा हो गया है। इसने खुशी से अपनी गठरी खोलकर मुझे दिखाई तो मैं हैरान रह गई। मैंने इसे सोने का कह दिया और ख़ुद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। वादा किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी नंद की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से इसकी शादी एहसान से करवा दी, क्योंकि सच है, जो लोग एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हों उनके दरमियान नहीं आना चाहिए। इस सब में मुनीब की पूरी कोशिश रही कि वो सारिया को अपना बना ले, मगर सारिया ने भरपूर मज़ाहमत की और एहसान से शादी करके दम लिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि सारिया और एहसान को मिलाने में कुछ न कुछ हाथ मेरा भी है। अल्लाह मेरी नंद को हमेशा खुश रखें।